दोस्तों, आज मैं आपको रसोई में पूरा मायका कहानी सुना रही हूँ। वैभव अपनी जीप से जा रहा था। उसे रास्ते में जोरों की प्यास लगी तो उसने अपनी जीप एक गांव में रोक दी और वहां पर पानी ढूंढने लगा। तभी उसे सामने एक कुएं पर एक लड़की पानी भरती दिखाई दी। वैभव वहां गया और बोला, अरे सुनो, क्या थोड़ा पानी पीने के लिए मिल जाएगा? बड़ी जोरों की प्यास लगी है। वो लड़की, हाँ हाँ जरूर मिलेगा, ये लीजिए, अभी अभी कुएं से निकाला है ठंडा ठंडा पानी। फिर वैभव ने पानी पिया और बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मुझे भूख भी जोरों की लगी है। यहाँ पर कोई होटल या ढाबा है जहाँ मैं खाना खा सकूँ? वो लड़की, इस गांव में तो कोई भी होटल कोई ढाबा नहीं है। आप चाहें तो हमारे घर चलकर खाना खा सकते हैं। हमारा घर यहीं पास में है। आप हमारे मेहमान हैं तो हम आपको भूखा भी नहीं भेज सकते। वैभव, अरे अरे, आप तो मुझ पर इतने एहसान पे एहसान किए जा रहे हो, मैं ये सब कैसे उतारूंगा? वो लड़की, अरे एहसान कैसा? मेरे बाबा कहते हैं अतिथि देवो भव। फिर वैभव उस लड़की के साथ उसकी घर की तरफ चल दिया। वैभव, अरे मैंने आपका नाम तो पूछा ही नहीं, नाम क्या है आपका? और मैंने भी आपको अपना नाम नहीं बताया। वो लड़की, मेरा नाम आरती है। और आपका? वैभव, मेरा नाम वैभव है। फिर जीप के पास पहुंचकर वैभव कहता है, आइए जीप में बैठिए, जीप में चलते हैं। आरती, जीप में? मैं तो कभी भी इसमें नहीं बैठी। वैभव, तो अब बैठ जाओ, अरे पैदल थोड़ा ही ना जाएंगे। फिर आरती ने अपनी पानी की बाल्टी जीप में रखी और खुद भी वो जीप में बैठ गई। फिर दोनों बात करते करते घर तक पहुंच जाते हैं। आरती का घर देखकर वैभव आश्चर्यचकित रह गया। आरती का घर तो बस एक छोटी सी रसोई में था और उसमें उसके माता पिता और आरती के दो छोटे भाई बहन थे। वैभव ने पाया कि वे लोग बहुत गरीब थे। तभी आरती कहती है, माँ बाबा, ये वैभव है, ये मुझे कुएं पर मिले थे। माँ, इन्हें बेहद भूख लगी है तो मैं इसलिए इन्हें घर पे ले आई। आरती की माँ, बेटी तुमने बहुत अच्छा किया। अभी अभी मैंने रोटी और धनिया पुदीने की चटनी बनाई है, जा लाकर इनको परोस दे। आरती के पिता, आओ आओ बेटा, तब तक आप यहाँ बैठो। फिर वैभव वहाँ उनके पास ज़मीन पर बैठ गया और आरती उसको खाना ला के देती है। आरती, आपको यहाँ ज़मीन पर बैठने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? क्योंकि हमारा घर बहुत ही छोटा है और हम सब इसी छोटी सी रसोई में रहते हैं। वैभव, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। फिर खाना खाते खाते वैभव उनसे बातें करता रहता है। उधर आरती के छोटे भाई बहन बाहर खड़ी वैभव की जीप में बैठ जाते हैं। तभी आरती आकर उन्हें कहती है, अरे अरे डोली मोनू, ये क्या कर रहे हो? जीप गंदी हो जाएगी। तुम लोग इसमें क्यों चढ़ गए? आओ नीचे, आओ नीचे उतरो। मोनू कहता है, दीदी मुझे इस गाड़ी में घूमना है। डोली, हाँ दीदी, आप भी आओ ना, हम सब इसमें बैठेंगे। तभी वैभव, अच्छा बच्चों, तुम दोनों को जीप में घूमना है ना, तो चलो मैं तुम्हें जीप में घुमा लाता हूँ, पर मुझे रास्ता तो मालूम ही नहीं है। अरे आरती, तुम भी आओ ना, तुम मुझे रास्ता बताती रहना। तभी आरती की माँ कहती है, हाँ हाँ बेटी जा, नहीं तो ये दोनों वैभव का दिमाग खराब कर कर रख देंगे। फिर डोली, मोनू, आरती जीप में बैठ जाते हैं और वैभव उन्हें पूरे गांव में घुमाता है। दोनों बच्चे वैभव से बहुत घुल मिल गए थे और जीप में बैठकर बहुत खुश हो रहे थे। वैभव अब आरती को पसंद करने लगा था। फिर शाम को वैभव अपने घर आ गया। वो पूरी रात आरती के बारे में ही सोचता रहा। अगले दिन फिर से वैभव आरती के गांव पहुंच गया। अब तो आरती भी वैभव को पसंद करने लगी। और फिर घर आकर वैभव ने अपनी माँ कौशल्या देवी को आरती के बारे में बताया। कौशल्या उस गांव के प्रधान को अच्छी तरह से जानती है, तो उसने सबसे पहले गांव के प्रधान से फ़ोन कर कर उनके बारे में पूछताछ की। प्रधान जी कहते हैं, अरे कौशल्या बहन, वैभव आरती से शादी करना चाह रहा है। अरे वो लोग तो बहुत ही गरीब हैं, वो तो सब एक छोटी सी रसोई जैसे घर में रहते हैं। अरे वो लोग आपके लायक नहीं है, आपके हैसियत के नहीं है। आरती आपके जैसे बड़ी ख़ानदान की बहू बनने लायक नहीं है। तो देखो आगे आपकी मर्जी, मुझे जैसा सही लगा वो मैंने आपको बता दिया। कौशल्या देवी, क्या एक छोटी सी रसोई में रहते हैं? अरे ये वैभव भी ना, इसने क्या देखा वहाँ जो आरती को पसंद करके आ गया। ठीक है अच्छा प्रधान जी,
मैं वैभव से और अच्छी तरह बात करूँगी। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सब बताने के लिए। फिर कौशल्या देवी ये सुनकर कि आरती बहुत गरीब है और एक रसोई में ही पूरा परिवार रहता है, वो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थी। वो शाम को वैभव से कहती है, देख बेटा वैभव, मैंने गांव के प्रधान से बात की थी, उन्होंने मुझे आरती और उसके परिवार के बारे में सब बता दिया। बेटा तू ऐसे घर में शादी करना चाहता है जहाँ पूरा परिवार एक छोटी सी रसोई जैसे घर में रह रहा है? नहीं बेटा ना, मैं इस रिश्ते के लिए बिल्कुल भी हाँ नहीं करूँगी। वैभव कहता है, माँ अभी आप उन लोगों से मिले नहीं हो ना, तो जानते नहीं हो कि आरती और उनके परिवार वाले कितने अच्छे लोग हैं। अब वो गरीब है तो इसमें आरती का क्या कसूर? माँ आरती बेहद समझदार और मिलनसार स्वभाव की है। आप अगर उससे एक बार मिल लोगे ना तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। कौशल्या देवी, बेटा वो तो ठीक है, पर मेरी पसंद से ही क्या हो जाएगा? अरे समाज बिरादरी हैसियत भी कुछ मायने रखती है ना। और अगर सबको ये पता चलेगा कि हमारे ख़ानदान की होने वाली बहू का पूरा परिवार ही एक छोटी सी रसोई में रहता है तो हम पे सब हंसेंगे, हमारा मजाक उड़ाएंगे। देखो सभी यही सोचेंगे ना कि तेरे ससुराल वाले बड़े रईस गाड़ी बंगले वाले लोग होंगे, पर जब सबको ये पता चलेगा कि तेरे ससुराल वाले तो सारे लोग एक छोटी सी रसोई में रहते हैं, तब देखना कितनी बातें बनेंगी, कितना हम पे लोग हंसेंगे। वैभव, माँ आप मुझे खुश देखना चाहती हो या समाज को? बस आप इसका जवाब दे दो, फिर मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा। फिर वैभव ने किसी तरह अपनी माँ को एक बार आरती और उसके घर वालों से मिलने के लिए मना ही लिया। फिर कौशल्या नहीं चाहती थी कि आरती और उसके घर वालों से वो मिले, पर बेटी की जीत के आगे कौशल्या देवी को एक बार उन लोगों से मिलने ही पड़ा। फिर अगले ही दिन वैभव जीप में अपनी माँ को लेकर आरती के गांव जाता है, पर गांव पहुंचते ही वैभव की गाड़ी एक कीचड़ में धंसकर बंद हो जाती है। वैभव, ओफो लगता है गाड़ी गर्म हो गई। माँ आप यहीं बैठो, मैं आसपास देखता हूँ, थोड़ा सा पानी मिल जाए तो गाड़ी में डाल देंगे। कौशल्या, देखा बेटा, पहले से ही गलत हो रहा है सब। देख मैं अभी भी कह रही हूँ ये रिश्ता तेरे लिए सही नहीं है, पर तू है मेरी सुने तब ना। ये ही गांव मिला था तुझे, इसी गांव में शादी करनी थी क्या? अरे इतने बड़े बड़े घरों से तेरे लिए रिश्ते आए, पर तुझे कोई पसंद ही नहीं आई। पता नहीं उस कलमुई ने तेरे पे ऐसा क्या जादू कर दिया कि तू कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं हो रहा। फिर वैभव पानी ढूंढता ढूंढता थोड़े आगे तक चला गया। गर्मी और उमस ज़्यादा थी, ज़्यादा होने के कारण कौशल्या ने सोचा कि किसी पेड़ की छांव में बैठ जाऊं, तो वो गाड़ी से उतर गई। फिर उसको एक पेड़ भी दिख गया। उसकी छांव में खड़े होने के लिए वो उसकी तरफ बढ़ी, तभी अचानक उसका पैर गड्ढे में गिर गया और उसका पैर मुड़ गया। तभी एक हाथ उसको संभाल लेता है, ये हाथ आरती का था। कौशल्या देवी, आहा मेरा पैर तो गया। आरती, अरे आंटी जी ज़रा संभलिए और मेरे कंधे पर हाथ रखकर चलिए, मैं आपको उस पेड़ के नीचे ले चलती हूँ। फिर आरती ने कौशल्या देवी को पेड़ के नीचे ले जाकर वहाँ पड़े एक बड़े से पत्थर पर बैठा दिया। आरती कहती है, अरे आंटी जी आपके पैर में तो मोच आ गई, पर आप बिल्कुल भी फिक्र मत करो, हम आपको अपने गांव के वैद्य जी को दिखा देंगे, वो बहुत अच्छे हैं, आपको एकदम ठीक कर देंगे। तभी वैभव भी वहाँ आ गया। उसने उसे सारी बात पता चली। फिर उसने आरती को अपनी माँ से भी मिलाया। आरती को देखकर कौशल्या देवी हैरान रह गई। फिर वैभव और आरती कौशल्या देवी को लेकर घर पर आते हैं। फिर आरती अपने गांव के वैद्य जी को भी बुला कर ले आती है। वैद्य जी कौशल्या को कुछ लगाने की औषधि देते हैं और आराम करने को बोलते हैं। तब आरती की माँ कहती है, बहन जी आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, अब आपका पैर बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तभी कौशल्या देवी, बेटा वैभव तूने जैसा इन लोगों के बारे में कहा था ना, ये बिल्कुल वैसे ही हैं। मुझे ये लोग बहुत पसंद आए। अब मुझे तुम्हारी और आरती की शादी से कोई भी ऐतराज़ नहीं है, पर मैं ये चाहती हूँ कि ये सब लोग भी हमारे साथ शहर में रहें। मैं जानती हूँ कि इस छोटी सी रसोई में गुजारा करना कितना मुश्किल होता होगा, और आप लोग छोटी सी रसोई में रह रहे हो, फिर भी इतने प्रेम से रह रहे हो, मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। और जो लड़की इस छोटी सी रसोई में गुजारा कर रही है वो कितनी सहनशील होगी, मैं ये अच्छे से समझ गई हूँ। पर आरती
अब तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब से तुम्हारा मायका इस छोटी सी रसोई में नहीं बल्कि हमारे साथ शहर में ही रहेगा। ये सुनकर आरती के माँ बाप की आंखें भर आई। वो ये सोचकर खुश थे कि शादी में लड़की वाले दहेज देने की चिंता में ही आधे हो जाते हैं। फिर वैभव और आरती की शादी हो गई और आरती के परिवार वालों के लिए कौशल्या देवी ने अलग से एक घर बनवा के दिया जहाँ पर वो लोग अब अच्छी ज़िंदगी बिता रहे थे। आरती भी बहुत खुश थी कि वो उसका मायका एक छोटी सी रसोई में ना रहकर एक बड़े से घर में रह रहा था। और वैभव भी आरती के माता पिता को वही इज्जत देता था जितनी वो अपने माँ को देता था। आरती अब अपनी इन सारी खुशियों के लिए ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।